हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको कराऊंगी बिहार पीजीटी, बिहार एस्टेट और झारखंड के लिए होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है भोजन के गैर पोषणीय घटक है, यानी कि भोजन के वो कौन से घटक है जो कि गैर पोषणीय यानी कि क्या जो पोषण नहीं देते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, रेसे या रफेज यानी कि फाइबर, सेकंड है आपका जल, थर्ड है वर्ड यौगिक एंड लास्ट है आपका उक्त सभी। तो देखिए, जो भोजन के गैर पोषणीय घटक होते हैं वो रेसे और रफेज भी होता है और जल भी होता है और वर्ड यौगिक भी होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो रेशे या रफेज होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन में पोषण तो प्रदान नहीं करते हैं पर भोजन के पाचन में जरूर सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है बीएमआर के बारे में गलत कथन को चुनिए, यानी कि आपको ये बताना है कि बीएमआर के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है, सेकेंड ऑप्शन है आपका बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती है, थर्ड ऑप्शन है आपका बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है। तो आप लोग देखिए, जो बीएमआर होता है ना वो शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित होता है, ये एकदम सही बात है। अब बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, ये भी सही है। और बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है, तो ये राइट है। ठीक है, बल्कि क्या होता है, बीएमआर जो होता है ना गर्म जलवायु में बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है गर्म जलवायु में। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पूछा हुआ है आपसे, शरीर में ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है, ये शरीर है, क्या है ये, शरीर है यानी कि बॉडी। इधर लिख देती हूँ मैं, शरीर में ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लिसरॉल है, ग्लाइकोजन है, ग्लैक्टोज है या ग्लूकागॉन है। तो इसमें राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा आपको। तो जो शरीर में ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था होती है ना वो होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो ग्लूकागॉन होता है ना, ग्लूकागॉन एक प्राकृतिक हार्मोन होता है, यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में लीवर की हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, पूछा है मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। तो आपको ये बताना है कि शरीर का कौन सा अंग ऐसा होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, फेफड़े या आमाशय रखते हैं, यकृत एवं मांसपेशियां रखती हैं या आमाशय एवं मांसपेशियां रखती हैं या छोटी आंत एवं यकृत रखते हैं। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं यकृत एवं मांसपेशियां। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ब्लड में क्या होता है, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ एकत्रित हो जाता है, यकृत और मांसपेशियों में एकत्र हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन होता है ना, उसकी कमी हो जाती है, उसका अभाव होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है ना, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, पूछा हुआ है निम्न में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है। तो आपको ये बताना है कि दूध में प्रोटीन अधिक होता है या वसा अधिक होता है या कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है या खनिज अधिक होता है। तो जो दूध होता है ना, दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, पूछा हुआ है, ये तो आपका हो गया था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा आपका,
गेहूं के अंकुर का तेल का उत्तम स्रोत है। तो आपको ये बताना है जो गेहूं का अंकुर का तेल होता है ना, उसका उत्तम स्रोत क्या होता है। विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, या विटामिन के होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ई हो जाएगा। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर तेल यानी कि ऑयल के बारे में कहीं भी पूछा जाए तो आप आंख बंद करके विटामिन ई ऑप्शन पे टिक लगा दीजिएगा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां तेल आएगा वहां वहां आपका विटामिन ई 100% होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है पिस्सू कहाँ रहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, कूड़े में रहते हैं पिस्सू, या जानवर के शरीर में रहते हैं, या गंदे पानी में रहते हैं, या चारपाई में रहते हैं। तो जो पिस्सू होते हैं ना, पिस्सू आपके रहते हैं जानवर के शरीर में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो पिस्सू होते हैं ना, वो साइफोनेप्टेई, किसके, साइफोनेप्टेरा कुल के कीट होते हैं। तो पिस्सू किस कुल का कीट है, साइपोनेप्टेरा कुल का कीट होता है। और इनके ना क्या होता है, पंख नहीं होता है, और इनके जो मुख होता है ना, उसी में त्वचा को छेदने एवं क्या करते हैं, अपने मुख से ही यानी कि अपने मुंह से ही त्वचा को, स्किन को छेद देते हैं और रक्त को चूसने का कार्य करते हैं। और ये स्तनधारी और पक्षियों के शरीर में रहते हैं, और उनका क्या करते हैं, खून चूसते हैं, उसी से अपना क्या करते हैं, उसी से अपना ये लोग अपना पोषण करते हैं। और जो प्लेग नामक बीमारी होती है ना, प्लेग नामक वायरस, वो पिस्सू के द्वारा ही फैलता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है गेहूं का चोकर उसके किस स्तर में होता है। तो आपको ये बताना है जो गेहूं का चोकर होता है वो किस स्तर में पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एपिडर्मिस में होता है, या एंडोस्पर्म में होता है, या एम्ब्रियो में होता है, या पेरिकार्प में होता है। तो जो गेहूं का चोकर होता है ना, वो होता है पेरिकार्प में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अनाजों की जो बाहरी आवरण होता है ना, यानी कि जो आउटर लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम ब्रान कहते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रान यानी कि भूसी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है आपसे रेशे या वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, दृढ़ता, अपघर्षण प्रतिरोधकता, बंधन क्षमता, या प्रतिस्कंदता। तो जो रेशे या वस्त्र की खुरदुरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है ना, वो होती है आपकी अपघर्षण प्रतिरोधकता। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, जो वस्त्र की खुरदरी सतह होती है ना, रगड़ घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। जैसे क्या होता है, जो आप कपड़े पहनते हो, जो आप वस्त्र पहनते हो, तो उसके जो मतलब ये आपके हाथ है, तो इसका जो कोहनी वाला पार्ट होता है, क्या वाला पार्ट होता है, कोहनी वाला पार्ट होता है। और आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, तो इसमें क्या होता है, रगड़ लगती है कपड़ों में। जब हम लोग चलते हैं ना, ये किसी चीज से, तो क्या होता है, रगड़ लगती है। तो ये रगड़ के सहने की क्षमता क्या होगा, रगड़ सहने की क्षमता क्या कहलाएगी, आपकी अपघर्षण प्रतिरोधकता की क्षमता कहलाती है। अगर किसी वस्त्र में अपघर्षण प्रतिरोधकता अच्छी है, तो वस्त्र आपका जल्दी क्या है, जल्दी फटता नहीं है इस एरिया से। अगर उसमें अपघर्षण प्रतिरोधकता अच्छी नहीं है, तो वो कपड़ा वहीं से क्या होता है, घिस जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कॉटन का, यानी कि सूती कपड़ा क्या होता है, अक्सर यहाँ से घिस जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है कपड़े की सैल्वेज किनारा वस्त्र की किस साइड होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, चौड़ाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, या वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए, या वस्त्र के डिजाइन के अनुसार लाइन में होना चाहिए, या इनमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है। तो जो कपड़े की सैल्वेज किनारा होता है ना, वो वस्त्र की लंबाई के साथ समरेखा में चलना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़ों का किनारा आपका इस फॉर्म में होता है, इस तरह से, ये क्या हो जाएगा आपका, इधर होता है कपड़ों का किनारा। तो यही क्या कहलाती है, सैल्वेज कहलाती है। और इसको हम ताना भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, जो कपड़े की लंबाई की दिशा में जाता है वस्त्र, वो ताना कहलाता है। और जो चौड़ाई की दिशा में जाता है ना, वो कहलाता है आपका बाना। ठीक है, क्लियर है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा है बाटिक, टाई और डाई और इक्कत छपाई के प्रकार हैं। आपको ये बताना है, जैसे बाटिक हो गया, टाई एंड डाई हो गया और इक्कत छपाई हो गया, ये किस छपाई के प्रकार है। ब्लॉक छपाई के प्रकार है, प्रतिरोध छपाई के प्रकार है, या शोधन छपाई के प्रकार है, या वर्णक छाप के प्रकार है। तो जो आपका बाटिक, टाई एंड डाई और इक्कत छपाई है, ये आपके प्रतिरोध छपाई के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका प्रोसेस होता है ना, इसके अंतर्गत इन छपाई के कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका अवरोधक छपाई, दूसरा है बाटिक और तीसरा है डिस्चार्ज छपाई। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट होता है आपका क्या, अवरोधक छपाई, सेकंड है बाटिक छपाई एंड थर्ड है आपका डिस्चार्ज छपाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ आप लोगों से, किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रण का सुझाव देंगे। यानी कि आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा वस्त्र होगा या ऐसी कौन सी प्रिंटिंग है जिसमें दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण होता है, यानी कि दोनों तरफ साथ साथ छपाई होती चलती है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्क्रीन प्रिंटिंग में, सेकेंड ऑप्शन है डुप्लेक्स प्रिंटिंग में, थर्ड है आपका फोटोग्राफिक प्रिंटिंग में एंड लास्ट है आपका अंतरण प्रिंटिंग में। तो सेकंड है हो जाएगा इसमें। डुप्लेक्स प्रिंटिंग में क्या होता है, दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण होता चलता है रोलर्स के माध्यम से, और इसका जो होता है ना, इसका उल्टा एवं सीधा पक्ष समान रहता है, यानी कि इसका जो उल्टा और सीधा होगा वो एकदम समान होगा। आप लोग पहचान नहीं पाते हो कि कपड़ा किधर से सीधा है और किधर से उल्टा है, दोनों तरफ सेम पैटर्न पे ये काम करता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है साधारण सूती वस्त्र के लिए कितने नंबर की सुई होनी चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं 12 नंबर की, 20 नंबर की, 18 नंबर की या 16 नंबर की। तो देखिए आप लोग, जो वस्त्र के लिए सुई होती है ना, तो सुई जो होती है डिपेंड करती है वस्त्र के प्रकार पे, यानी कि आपका कपड़ा किस टाइप का है इस पे डिपेंड करेगी क्या आपकी सुई करेगी। अगर ऊनी वस्त्र है तो उसके लिए 9 नंबर की सुई चाहिए होती है। ठीक है। अगर हमारे साधारण सूती वस्त्र है तो उसके लिए 16 नंबर की सुई चाहिए होगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जिस प्रकार का आपका वस्त्र होगा उसी प्रकार की आपकी उतने ही नंबर की सुई का प्रयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है सिलाई के धागे का गुण होना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि सिलाई के धागे का गुण कौन सा ऐसा है जो होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ है इलास्टिक रिकवरी होनी चाहिए, या हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होनी चाहिए, या एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, या गुड अपीयरेंस होना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। जो सिलाई के धागे में गुण होना चाहिए ना, वो होना चाहिए हाई फ्रिक्शन रेजिस्टेंस का। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सारी प्रीवियस क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है भारी छाती वाले व्यक्ति के वस्त्र में डार्ट का आकार या नाप होगा। तो आपको ये बताना है जिनके हैवी बस्ट होते हैं तो उस व्यक्ति के वस्त्र में डार्ट का आकार कैसा होगा। लंबा और पतला होगा, या लंबा और चौड़ा होगा, या छोटा और पतला होगा, या छोटा और चौड़ा होगा। ठीक है। तो देखिए जो भारी छाती वाले व्यक्ति होते हैं ना, उनके वस्त्र में डार्ट का जो आकार होता है वो कैसा होता है, लंबा और पतला होता है। कैसा होगा, लंबा होगा और पतला डार्ट होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका लंबा होगा और पतला डार्ट होता है। ठीक है। ये क्या कहलाएगा आपका, ये जो हैवी बस्ट वाले होते हैं ना, उन व्यक्तियों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग के द्वारा, ऑप्शन दिए हुए हैं कपड़े सिलने के लिए कटाई की जाती है, या कटाई से पहले कपड़े पर निशान लगाया जाता है, या कपड़े की सिलाई की जाती है, या लास्ट ऑप्शन है आपका नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। तो ड्राफ्टिंग होती है ना, तो ड्राफ्टिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो ड्राफ्टिंग होती है ना, ड्राफ्टिंग की जाती है किस पर, ब्राउन पेपर पर। ठीक है। ब्राउन कलर का पेपर होता है, उस पर आपकी ड्राफ्टिंग की जाती है। और ड्राफ्टिंग किस लिए की जाती है,
पहले क्या करते हैं, हम व्यक्ति का नाप लेते हैं, उसी के अनुसार इस ब्राउन पेपर पे क्या करते थे, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका क्या बना देते हैं, उसका नाप लिख देते हैं। लिखते नहीं है, उसके नाप की जो ड्राफ्टिंग होती है ना, यानी कि कितना क्या है वो हम बना देते हैं, उसका एक चित्र ड्रॉ कर देते हैं उस पर, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी छोड़ देते हैं, किसके लिए, हम सीम अलाउंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी कपड़ा हम एक्स्ट्रा कागज में छोड़ देते हैं। तो कपड़ा अगर हमको कपड़ा उससे वस्त्र बनाना, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ड्राफ्टिंग को कपड़े में रखते हैं और तुरंत कपड़ा कट कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। पूछा इस क्वेश्चन में, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, या 10 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कपड़े को काटते समय कैंची की धार कैसी होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए, और कपड़ा जो होता है हमेशा समतल स्थान पर या पटरे पर रखकर काटना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। तो क्षारीय अभिकर्मकों का प्रयोग किस प्रकार के दागों को हटाने के लिए करना चाहिए, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, जानतब दागों को, सेकंड ऑप्शन है वनस्पति दागों को, थर्ड ऑप्शन है आपका खनिज दागों का, एंड लास्ट ऑप्शन है चिकनाई युक्त दागों का। तो जो क्षारीय अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं ना, वो करते हैं आपके वनस्पति दागों को हटाने के लिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वनस्पति दाग कैसे होते हैं, जैसे आपके चाय के धब्बे हो गए, कोको के हो गए, कॉफी के हो गए, फल के हो गए, तो ये सारे कैसे दाग धब्बे होते हैं, वनस्पति दाग धब्बे होते हैं। और जो इनके नेचर होता है ना, यानी कि स्वभाव में कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एसिड नेचर के होते हैं। तो इन्हें दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, क्षारीय अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। आप लोग देख लीजिए, वनस्पति नेचर के होते हैं, वनस्पति दाग धब्बे एसिड नेचर के होते हैं, तो इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, क्षारीय दाग धब्बों को हटाने के लिए। और यहीं पे अगर कोई क्षारीय हमारा होगा, क्षारीय दाग धब्बा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, एसिड नेचर से उसको हम हटाएंगे। ठीक है, क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ है, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है पति पत्नी तथा बच्चे, सेकंड ऑप्शन है जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, थर्ड ऑप्शन है बुढ़ापा, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल पति पत्नी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब वह स्थिति जब बच्चे कॉलेज जाते हैं तो आय पर दबाव का सबसे अधिक होता है। ठीक है, आय क्या होता है, सबसे अधिक मतलब व्यय होता है उस टाइम पे जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। क्यों, क्योंकि इस टाइम बच्चे क्या करते हैं, बच्चे केवल पढ़ाई कर रहे होते हैं, बच्चे घर में आय इन्वॉल्व नहीं होते, यानी क्यों, कमाते कहीं नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है, पेरेंट्स का खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि अपने उनको घर का भी देख रहा है, प्लस बच्चों की कॉलेज की फीस भी जमा करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ इस क्वेश्चन में आपसे, भविष्य निधि योजनाओं के लिए निम्न कथन सही है। तो भविष्य निधि योजनाओं के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, GPF विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है। सेकंड ऑप्शन है CPF गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए है। थर्ड ऑप्शन है आपका परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त किया गया है, एंड लास्ट ऑप्शन है सभी विकल्प सही है। तो भविष्य निधि योजनाओं के लिए ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, जैसे GPF विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एकदम सही है, और CPF गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त किया गया, ये भी सही है। तो जब आपके तीनों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ स्थित है। क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, मुंबई में स्थित है,
चेन्नई में स्थित है, बेंगलोर में स्थित है या नई दिल्ली में स्थित है? तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग है ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? यानी कि अगर किसी पति पत्नी में डिवोर्स होता है तो उसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ेगा? पति पर पड़ेगा या पत्नी पर पड़ेगा या बच्चे पर पड़ेगा या इनमें से किसी पर भी नहीं पड़ेगा? तो जो डिवोर्स होता है ना, यानी कि विवाह विच्छेद, उसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किस पर? बच्चों पर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के लिए क्या होता है, बच्चों को अपने पापा भी चाहिए होते हैं और मम्मी भी चाहिए होते हैं। ठीक है, उन्हें दोनों लोग चाहिए होते हैं। तो डिवोर्स का सबसे ज्यादा असर पड़ता है बच्चों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है, ये किसने कहा था? यानी कि यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट क्या है आपका कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में ही निहित है। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया है सरदार पटेल ने दिया है या जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है या महात्मा गांधी ने दिया है या विवेकानंद ने दिया है। तो भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में है, निहित है। तो ये स्टेटमेंट दिया था आपका महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। ठीक है, कहाँ निहित है? उसकी झोपड़ियों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा मानी जाती है। तो आपको ये बताना है, जैसे समूह हो गया, कुल हो गया, वंश हो गया, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है बहिगोत्र विवाह यानी कि एक्सोगामी। सेकंड ऑप्शन है आपका सगोत्र विवाह यानी कि एंडोगामी। थर्ड ऑप्शन है प्रतिलोम विवाह यानी कि हाइपोगामी एंड लास्ट ऑप्शन है अनुलोम विवाह यानी कि हाइपरगामी। तो जो समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा मानी जाती है ना, वो होता है सगोत्र विवाह यानी कि अपने ही गोत्र में विवाह करना। ये क्या कहलाता है? एंडोगामी कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका समतल और शरीर के पास होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है लंबवत और शरीर के पास होना चाहिए युक्त अनुपात में। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका कार्यस्थल के समतल होना चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन है शरीर के बहुत करीब होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं होगा, आपका ऑप्शन भी इतना ही था, क्या लंबवत और शरीर के पास होना चाहिए। तो देखिए, जो हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था होती है ना, वह अवस्था होती है आपकी जब कार्य स्थल के समतल हो। किसके समतल हो? कार्यस्थल के समतल हो। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्या होगा, कार्यस्थल के समतल आपका नहीं होगा, वर्क एरिया आपका, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई सामान ऊपर से उठाना है तो आप उठा ही नहीं पाओगे और आपको हाथ ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा जिससे आपके हाथों में दर्द होगा और आप जल्दी थक जाओगे। ठीक है, तो कोहनी से ऊपर का हिस्सा कैसा होना चाहिए आपका? कार्यस्थल के समतल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूछा हुआ आप लोगों से, झुकना एवं उठना किस प्रकार की चेष्टा के क्रमशः आते हैं? यानी कि जब हम झुकते हैं और उठते हैं तो किस में आता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए पैडल और मानसिक। सेकंड ऑप्शन है धड़ और शारीरिक। थर्ड है शारीरिक और पैडल। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका पैडल और धड़। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? धड़ एवं शारीरिक, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। झुक रहे हैं, अगर आप झुक रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी नीचे झुक जाती है। तो ये किसमें, इसमें क्या कार्य करता है? इसमें आपका धड़ कार्य करता है। और उठ रहे हो तब भी आपका धड़ कार्य करता है। तो पूरी शरीर की क्रिया होती है। ठीक है, किसमें पूरी शरीर की क्रिया होती है? झुकने एवं उठने में।
तो ये आपका किसकी चेष्टा मानी जाती है? ये आपकी चेष्टा मानी जाती है धड़ एवं शारीरिक, यानी कि टॉर्सल एंड मैनुअल। किसमें? टॉर्सल एंड, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार एग्जाम में हिंदी ना देखे ओनली इंग्लिश भी पूछ लिया जाता है। क्या हो जाएगा? टॉर्सल एंड मैनुअल। क्लियर है आपको ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है मानव संसाधन है, तो आपको ये बताना है कि मानव संसाधन कौन से हैं। सामान्य सुविधाएं हैं, वस्तुगत सामग्री है, या मनुष्यों के अंतर्निहित हैं, या लास्ट ऑप्शन दिया हुआ वित्तीय संपत्ति है। तो देखिए मानव संसाधन वो है जो मनुष्यों के अंदर अंतर्निहित होते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन क्या होते हैं? जो व्यक्ति के अंदर ही विद्यमान होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वही आपके मानव संसाधन कहलाते हैं। और जैसे मानव संसाधन क्या हो जाएंगे आपके? ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, आपकी स्किल हो गया, रुचि हो गई, इंटरेस्ट हो गया, क्षमता हो गई, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे आपके मानवीय संसाधन। ये किसके अंतर्निहित होते हैं? ये मनुष्यों के अंदर ही होते हैं, मनुष्यों के गुण होते हैं, ये विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है संख्या में गृह विज्ञान के कितने क्षेत्र, यानी कि संख्या में गृह विज्ञान के कितने एरिया हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4 क्षेत्र है, सेकंड ऑप्शन है 5 क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है आपका 6 क्षेत्र एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 7 क्षेत्र। तो जो संख्या में गृह विज्ञान के क्षेत्र होते हैं ना, वो होते हैं आपके 5 एरिया होते हैं ना होम साइंस के, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 एरिया कौन कौन से होते हैं हम ये देख लेते हैं। पहला होता है आपका खाद्य एवं पोषण। क्या होता है? फर्स्ट खाद्य एवं पोषण, यानी कि हो जाएगा आपका फूड एंड न्यूट्रिशन। सेकेंड एरिया होता है आपका मानव विकास। क्या हो जाएगा आपका? मानव विकास, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। तीसरा एरिया होता है आपका थर्ड एरिया, जिसको हम बोलते हैं वस्त्र एवं परिधान, यानी कि टेक्सटाइल एवं क्लोथिंग। ठीक है, एंड फोर्थ जो होता है वो होता है आपका संसाधन प्रबंधन। क्या होता है? संसाधन प्रबंधन, यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड लास्ट है आपका संचार एवं विस्तार। क्या है? संचार एवं विस्तार, यानी कि कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गृह विज्ञान के 5 मेजर एरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं? खाद्य एवं पोषण होता है, यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन। मानव विकास होता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर वस्त्र एवं परिधान होता है आपका, यानी कि टेक्सटाइल और क्लोथिंग। एंड संसाधन प्रबंधन होता है आपका फोर्थ, यानी कि आपका रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा। एंड लास्ट है आपका संचार एवं विस्तार, यानी कि कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, और कई बार एग्जाम में क्या पूछ लेता है? इनके क्षेत्र दे देगा आपको ऑप्शन में, और पूछ लेगा गृह विज्ञान के इनमें से कौन सा क्षेत्र है और कौन सा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। पूछा हुआ है आप लोगों से एक सुयोजित विस्तृतीकरण शिक्षण पद्धति के अनुक्रम का चयन करना है, यानी कि जो शिक्षण पद्धति होती है ना, उसका सीक्वेंस बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है अभिरुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, कर्म और संतोष। सेकंड ऑप्शन है आपका अभिरुचि, इच्छा, कर्म, दृढ़ विश्वास या संतोष। थर्ड ऑप्शन है आपका इच्छा, अभिरुचि, दृढ़ विश्वास, कर्म और संतोष। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका दृढ़ विश्वास, इच्छा, अभिरुचि, कर्म और संतोष। तो आप लोग देखिए, जो शिक्षण पद्धति होती है ना, तो शिक्षण पद्धति का सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्या होती है? अभिरुचि आ जाती है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट जागृत होना चाहिए। फिर सेकंड में आ जाएगा आपका इच्छा। क्या आ जाएगा? इच्छा होगी, यानी कि किसी चीज को लेकर डिजायर होनी चाहिए। थर्ड में आ जाएगा आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए। फिर आ जाएगा आपका कर्म होना चाहिए, एंड लास्ट में आपका संतोष होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभिरुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, कर्म और संतोष, ये होता है आपका सीक्वेंस। तो ये शिक्षण पद्धति है, आपके टीचिंग मेथड है, इनको सीक्वेंस ही आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या सीक्वेंस है इसका? अभिरुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, कर्म और संतोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। पूछा हुआ है
शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा के लिए सामाजिकरण पर बल दिया। तो आपको ये बताना है कौन से ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्होंने किस पर बल दिया, सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन पर बल दिया, वो कौन है? फ्रॉबेल ने दिया, या जॉन डीवी ने दिया, या प्रोफेसर बाग्ने ने दिया, या हर्बर्ट ने दिया। तो जो शिक्षाविद है आपके उन्होंने जिसने सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण पर बल दिया वो है यहाँ पे जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी जी हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं एंड होता है। आप लोग अपना क्लास के बाद फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये क्लास होती है आपकी डेली 8 PM पे, यानी कि शाम को 8 बजे डेली क्लास होती है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड किया कीजिए, ठीक है।